नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विद्यालय ग्लोबल पर। कल जो हमारे लद्दाख में हिंसा भड़की है, हिंसा भड़काने का आरोप गृह मंत्रालय के द्वारा सोनम वांगचुक के ऊपर लगाया गया है। और यह भी आरोप लगाया है कि इन्होंने जो नेपाल में जनजीव प्रोटेस्ट चल रहा है उस कॉन्टेस्ट का इस्तेमाल करते हुए यहाँ के लोगों को भड़काया है। अगर हम यहाँ पे समझें तो ये देखिए, हमारा जो पीआईबी है उसने होम मिनिस्ट्री का प्रेस विज्ञप्ति जो उन्होंने छापा है, मतलब प्रेस नोट जो उन्होंने डाला है, उसके 10 बिंदुओं पे अपनी पूरी बात बताई है कि कल क्या हुआ था। ये प्रोटेस्ट हो रहा है, इसके पूरे बारे में बताया है। इसको अगर हम समझें तो हम ये देखेंगे कि ये देखिए पूरी ओरिजिनल प्रेस विज्ञप्ति है। ये देखिए, इसके बारे में उन्होंने ये बताया कि जो सोनम वांगचुक हैं, जो सोनम वांगचुक की देखिए इसमें क्या है, मेन भूमिका है। इसलिए इसमें भी बताया गया प्रेस नोट में कि सोनम वांगचुक जो हैं 10/9/2025 10 सितंबर को इन्होंने छठी अनुसूची और पूर्ण राज्य के दर्जे के लिए अपनी मांग को रखने के लिए भूख हड़ताल पर बैठ गए थे। अब भूख हड़ताल पर बैठा तो ये देखिए इन्होंने यह बताया कि ये पूरा जग जाहिर है कि भारत की सरकार इन्हीं मुद्दों को लेकर एपेक्स बॉडी ऑफ लेह और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ सक्रिय रूप से बातचीत कर रही है और बातचीत करके हम कई सारे मुद्दों को सुलझा भी चुके हैं। यह बात इन्होंने इसमें कही। इसमें जो हाई लेवल कमेटी बनाई गई है वहाँ पे बैठकर बहुत सारे तरीकों की बातें हुई हैं और उन बातों में से कुछ बात यह है कि इस तंत्र के माध्यम से जो संवाद की प्रक्रिया हुई है उसमें इनकी एक मांग जो थी अनुसूचित जातियों को आरक्षण। तो अनुसूचित जातियों को आरक्षण भी दिया गया है। आरक्षण देखिए पहले 45% था, जिसे बढ़ाकर 84% कर दिया गया है। 84% आरक्षण मिल गया है। वहाँ की लोकल जो रहने वाली शेड्यूल ट्राइब हैं उनको आरक्षण मिलना है। उसके साथ ही साथ महिलाओं को जो परिषद है, वहाँ की काउंसिल बनेगी, परिषद हैं, उसमें 33% का 1/3 1/3 पोर्शन इनको महिलाओं को भी दे दिया है। इसके साथ में भोटी और पुर्गी ये 2 भाषाएं थी वहाँ पे जो बोली जाती थी, उसको आधिकारिक भाषा घोषित कर दी है। यह मांग पूरी जो इनकी थी, देखिए इतनी बातों को मांग तो देखिए कई सारी रखने का इनका प्रयास था, जिन मांगों को सरकार ने सुना और उसमें से जो जायज़ मांगे थी सरकार ने उसको पूरा किया। 84% आपको आरक्षण दे दिया है जनजातियों के, वहाँ के महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान कर दिया है, भोटी और पुर्गी को आधिकारिक भाषा भी घोषित कर दिया है। इसके साथ इनका कहना था जो 1800 पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाए और उसको शुरू कर भी दी गई है। इन सब तरह की मांगों को उन्होंने पूरा किया है। अब इनका जो अनुच्छेद क्या अनुसूची 6 में शामिल होना था, इसके लिए देखिए इन्होंने जिम्मेदार भी ठहराया जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन ये कर रहे थे। हिंसा भड़काने का आरोप वांगचुक के ऊपर गृह मंत्रालय के द्वारा लगाया गया है। इसके साथ ही अगर हम इसमें तीसरे पॉइंट की बात करें तो उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि कुछ राजनीतिक रूप से प्रेरित लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि इस तरीके की जो मीटिंग हो रही है और इसमें एक सफल परिणाम मिल रहे हैं और जो प्रगति हुई है इसके खुशी पचा नहीं पा रहे हैं और ये संवाद प्रक्रिया जो है उसको विफल करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं कि ये सरकार ने अब बात मांग ली है, आगे भी जो मीटिंग्स होंगी सब होगा, उसमें भी देखिए कुछ कहीं ना कहीं सरकार ये एक टेबल पे आएंगे और एक बात पे से आके एग्री कर जाएंगे। इन सब चीज़ों का ये विरोध कर रहे हैं, मतलब किसी राजनीतिक पार्टियों पे भी इन्होंने आरोप लगाया है। इसमें ये बोला जो हाई लेवल कमेटी है उसकी अगली बैठक 6 अक्टूबर को रखी गई है। इसके साथ उन्होंने यह भी बोला है कि जो लद्दाख के नेता हैं उनके साथ 25-26 सितंबर को भी बैठक का आयोजन किया जाएगा। ऐसी कुछ योजना है। इन्होंने इसको भी मेंशन किया कि हम मीटिंग कर रहे हैं, आप भूख हड़ताल कर रहे हो लेकिन हम मीटिंग कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। आपकी बात जो आप भूख हड़ताल कर रहे हो, जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, इस चीज़ से अगर सरकार मान ले इस दबाव में आ जाए तो बात बनती है। जब बात आकर आपको एक टेबल पे ही करनी है, अपनी बात को मनवाना ही उसी तरीके से है, तो प्रोटेस्ट करने का कोई मतलब बनता नहीं था और इस तरीके का आगजनी और इस तरीके का पथराव करने का कोई भी मतलब नहीं बनता था। अब अगर हम आगे बात करें तो उन्होंने ये भी बोला कि जो श्री वांगचुक हैं भूख हड़ताल पर जब बैठ रहे थे तो एचपीसी में चर्चा का ये अभिन्न अंग भी हैं। जो हाई पावर्ड कमेटी है उसके अभिन्न अंग है। इनको वहाँ पे क्या बात चल रही है उसके बारे में इनको पूरी बात पता है। आप जो अनुसूची 6 में शामिल होने और पूर्ण राज्य का दर्जा जो आप मांग रहे हैं, उस दर्जे में जो पूर्ण राज्य का दर्जा है, जिस पे मैंने वीडियो भी पूर्व में बनाई है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको आप समझिएगा पूर्ण राज्य में इनको क्या फायदा है, क्यों मांग रहे हैं। जो भी मांग रहे हैं उसका कुछ हद तक सरकार इनको वैसे ही पूरा दे रही है। 84% आरक्षण दे दिया, महिलाओं को आरक्षण दे दिया, आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में आपका पूरा आरक्षण है। और आपको क्या चाहिए, आपके वहाँ के जो संस्कृति है, आपके वन है, जंगल है, सबकी रक्षा करने का सरकार आगे प्रयास करेगी। उस पर भी अलग अलग तरीके से बात करके एक पायदान पे आ जाएंगे। लेकिन अगर उसमें देखें कि जब ये भूख हड़ताल पे बैठे थे, एचपीसी के अभिन्न अंग भी हैं,
उसके साथ अगर देखें भूख हड़ताल समाप्त करने के लिए इनसे आग्रह भी किया गया कि आप हाई पावर्ड कमेटी के अभिन्न अंग हैं, उसके बाद भी अगर आप भूख हड़ताल बैठे हैं तो आप इसको मत करिए, हम आपसे बात कर रहे हैं, आगे भी इस पे हम किसी न किसी मुद्दे पे आएंगे। लेकिन ये जब भूख हड़ताल जारी रखे तो अरब स्प्रिंग शैली के विरोध प्रदर्शन और नेपाल में जंजी के विरोध प्रदर्शनों का भड़काऊ उल्लेख करके लोगों को गुमराह किया। मतलब जब ये भूख हड़ताल पे जहाँ बैठे थे वहाँ पे ये इन्होंने लोगों को संबोधित किया। संबोधित करते हुए जब इन्होंने नेपाल के जंजी प्रोटेस्ट और अरब स्प्रिंग शैली का विरोध प्रदर्शन की जब इन्होंने बात की, इस कॉन्टेक्स्ट को उन्होंने समझाया, इस कॉन्टेक्स्ट को समझाने के बाद वहाँ की पब्लिक भड़क गई और भड़कने के बाद ऐसी आगजनी की, तोड़फोड़ की, अलग अलग तरीकों के काम किए। अब आप देखें ये अरब स्प्रिंग जो है 2010 में हुआ था। 2010 में देखिए लीबिया हो गया हमारा, और इजिप्ट हो गया, सीरिया हो गया, ऐसे तरह के अरब कंट्रियां अलग अलग हैं। इन सारी कंट्रियों में क्या हुआ, पहले शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन हुआ। धरना प्रदर्शन के बाद थोड़ी ये बहुत ये झड़प में बात पहुंची। झड़प में पहुंचने के बाद सशस्त्र संघर्ष हो गया। बंदूकों के माध्यम से शस्त्र लगाए उठाना पड़ गया लोगों को, और उसके माध्यम से इन्होंने सरकार को पूरी तरह गिरा दिया और सरकार को बदला और दूसरी सरकार लाई, जिसमें भी अभी भी देखिए झड़प वैसे ही चली। अरब में कंट्री में बहुत सारे देश ऐसे, सीरिया है, ये लोग बिल्कुल भी स्थिर देश नहीं है। वहाँ पे इन सब तरीकों का प्रोटेस्ट हुआ था, उसी का कॉन्टेक्स्ट इन्होंने अपने भाषण का में इस्तेमाल किया था। अब आप देखेंगे कि जैसे कि इन सब कंट्रियों में आप तो जान रहे हैं अरब का क्या हाल है, वैसा ही कुछ हाल नेपाल में 2000 अभी हुआ है हाल में ही, जो वहाँ की करप्शन सरकार कर रही थी इतने हाई लेवल पे, तो वहाँ के यूथ जागृत हो गए और उन जंजीर ने प्रोटेस्ट किया और सरकार को धड़ उखाड़ फेंका और अंतरिम सरकार बनाकर नई सरकार गठन करने के लिए आग्रह भी किया है। उन्होंने इस तरह किया। आप इन सारे चीज़ों का, जो भी हड़ताल हुई, जो भी सशस्त्र विद्रोह हुआ, मारपीट हुई, देखिए यहाँ के पी शर्मा ओली उन्होंने ये भी बोला कि पुलिस के पास कुछ ऐसी बंदूकें आ गई थी जो बंदूकें हमारे पुलिस को दी ही नहीं गई हैं, उन बंदूकों का इस्तेमाल करके भी वो मतलब गोलीबारी की है, जिसमें छात्रों की हत्या, मतलब छात्र भी मरे, इस सब तरीकों की बातें हुई। अब इसका कॉन्टेक्स्ट का उठा के आपको बात करना, आपने बात कर लिया। बात करने के बाद उन्होंने और ये बात रखी कि क्या नाम है, जो कॉन्टेक्स्ट था कि 24 सितंबर को 11:30 बजे के आसपास ये अपने भड़काऊ भाषण से पब्लिक को उकसा रहे थे। उकसाने के बाद वहाँ पब्लिक जो वहाँ से निकली, देखिए पब्लिक निकली, वहाँ के जो यंग लोग थे सब पूरा भड़क गए। भड़कने के बाद जब वो निकलने के बाद देखिए उन्होंने बोला एक राजनीतिक दल के कार्यालय के साथ सीईसी के सरकारी कार्यालय पर भी हमला किया। तो राजनीतिक दल का कार्यालय देखिए भाजपा कार्यालय है जिसपे हमला किया है। सीईसी क्या होता है, सेंट्रल एम्पावरमेंट कमेटी, वो एक सरकारी कार्यालय बना था, उस पर भी इन्होंने हमला किया। भाजपा कार्यालय को पूरे आग लगा दी गई। यही नहीं रुके, यहाँ से जब उनको पुलिस ने, सेना ने रोकने की भी कोशिश की तो पुलिस और वहाँ पे 30 से अधिक हमारे पुलिस के जवान और सीआरपीएफ कर्मी घायल भी हो गए, और घायल होने के साथ साथ उनकी गाड़ियों को भी जला दिया गया। वहाँ के जो सीआरपीएफ की गाड़ी थी, पुलिस की गाड़ी थी, उसमें भी आगजनी कर दी गई। आगजनी करने के साथ यहाँ रुके नहीं, पथराव करते रहे। पथराव करने के बाद पुलिस को अपनी आत्मरक्षा में वहाँ पे गोलीबारी करनी पड़ी। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, यह गृह मंत्रालय की अपनी ये जो इन्होंने प्रेस नोट दिया उसमें कह रहे हैं। उसके साथ इन्होंने ये भी बोला कि इसमें दुर्भाग्यपूर्ण कुछ लोगों को हताहत होना भी पड़ा, हताहत हुआ। उसके साथ इन्होंने बोला 4 बजे के आसपास पूरा जो स्थिति थी उसको पूरा नियंत्रित कर ली गई है, अब स्थिति शांतिपूर्ण है। लेकिन जो टाइम्स ऑफ इंडिया है इन्होंने दिया है कि वहाँ पे 4 लोग खत्म हुए हैं और 40 लोग इंजर्ड हो गए हैं। 40 लोग इंजर्ड हो गए हैं। आप लगातार पुलिस पे ऊपर अटैक करेंगे तो पुलिस अपनी आत्मरक्षा में तो अपने आप को बचाने के लिए गोली बंदूक का सहारा तो लेगी, आंसू गैस का सहारा लेगी। वही सारे तरीके का कार्य इसमें हुआ और हिंसक झड़प में सब पूरी चोटें आई और सब चीज़ें हुई। अब इसमें हम ये देखें कि देखिए इस तरीके का ये सब चीज़ें को उखाड़ के और इस तरह मारपीट करने का ये पूरा एक देखिए फोटो भी वहाँ पे साझा की जा रही है। प्राइवेट व्हीकल को भी देखिए आग लगा दिया गया है इस तरीके की, और यहाँ पे जो लोकल बिल्डिंग है इन सब बिल्डिंगों में भी आग लगा दी गई है। इन सब तरीक़ों के वीडियो फोटोज़ सोशल मीडिया पे लगातार शेयर की जा रही हैं वहाँ के द्वारा। अब आगे हम अगर देखते हैं तो इसमें एक और इन्होंने बोला है, जो सोनम वांगचुक के ऊपर आरोप क्या लगाया है, जो मैंने आपको बताया हिंसा भड़काने का, उसमें उन्होंने ये बोला है कि जो सोनम वांगचुक थे उन्होंने अपने भड़काऊ बयान के माध्यम से बहुत सारा वो भीड़ को उकसाया, और जब भीड़ इनके बहकावे में आ गई, बहकावे के बाद जब हिंसक घटना होना शुरू हो गई तो सोनम वांगचुक ने अपना उपवास तुरंत तोड़ दिया। आपको बताएं कि 10 तारीख से कर रहे थे, 15वां दिन था इनका उपवास का, 15वें दिन इन्होंने अपना उपवास तोड़ा, और तोड़ने के बाद स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कोई गंभीर प्रयास किए बिना एम्बुलेंस में अपने गाँव चले गए। देखिए एम्बुलेंस है, इसी में बैठे और ये अपने गाँव निकल गए, इनका काम अपना हो गया।
अगर आप भीड़ को संबोधित कर रहे हैं और जनजी प्रोटेस्ट का कॉन्टेक्स्ट उठा रहे हैं, अरब स्प्रिंग का भी कॉन्टेक्स्ट उठा के भीड़ को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, और जब भीड़ भड़क गई, भड़कने के बाद इतनी बड़ा एक दंगा हो गया, वो दंगे की स्थिति को आप नियंत्रित भी कर सकते थे, क्योंकि भूख हड़ताल पे आप बैठे हुए थे, भाषण आपने दिया, तो जाहिर सी बात है कि आप चाहते तो आप उसको भी रोक सकते थे, फिर आप एम्बुलेंस के माध्यम से अपने घर जा सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। सरकार ने वादा भी अपना इसमें 9वें पॉइंट में यह भी किया है कि पर्याप्त संवैधानिक सुरक्षा का उपाय प्रदान करने के लद्दाख के लोगों को आकांक्षाओं की प्राप्ति कटिबद्ध है। मतलब कि लद्दाख के लोगों की जो भी आकांक्षाएं हैं उसकी पूर्ति के लिए सरकार पूर्ति समर्पित है, और ये चीज़ आपकी पूर्ति की भी जाएगी, लेकिन उसके लिए शांतिपूर्ण तरीके से, जैसे मीटिंग हो रही है, बात हो रही है, वैसे ही होगा। लड़ाई झगड़ा और आगजनी के माध्यम से ये चीज़ संभव नहीं है बिल्कुल भी। और ये जो है लोगों को वो आग्रह के जो पुराने वीडियोज़ हैं, भड़काऊ बयान है, इन सबको सोशल मीडिया पे बिल्कुल भी ना जारी के वो शेयर करें, क्योंकि देखिए क्या होता है, इससे भी आगे बात बढ़ सकती है, दंगा भड़क सकता है। इसलिए प्लीज़ गलत खबरों को बिल्कुल भी मत फैलाएं। अब यहाँ के आगे के जो कॉन्टेक्स्ट है इसमें देखें कि ये देखिए हमारा 2019 में जब यूटी बना था, तो ये हमारा है, ये जम्मू कश्मीर का एरिया है, ये जम्मू कश्मीर का एरिया है, ये पूरा एरिया जम्मू कश्मीर का हो गया। ठीक है, ये पूरा एरिया आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर का हो गया है। अब उसके एक मिनट, जम्मू कश्मीर का हो गया। अब ये लद्दाख का एरिया है पूरा। ये लद्दाख के एरिया में यहाँ पे बैठा हुआ है चाइना बैठने के साथ साथ यहाँ पे बैठा है पाकिस्तान। ठीक है, कटोरा छाप देश। जब ये बैठा हुआ है और हम आपको अनुसूची 6 में अगर डालते हैं, तो सरकार का देखिए कंसर्न क्या है कि अनुसूची 6 के अंतर्गत जो भी चीज़ें आती हैं, उसमें मैं छोटा कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूँ, बाकी आप वीडियो के माध्यम से देख लीजिएगा इससे पहले की। उसमें अनुसूची 6 में सरकार ने क्या, देखिए इसमें यह है कि एक स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे काम कर रही है यूटी, उसके साथ जब अनुसूची 6 लागू हो जाएगी तो उसमें उसके अंतर्गत जब आएंगे तो यहाँ पे अपनी भी परिषद बन जाएगी। एक गवर्नमेंट यहाँ काम कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट, उसके अंदर में एक छोटी बन जाएंगे, 2 छोटी काउंसिल बन जाएंगे, उनके अपने नियम कानून हो जाएंगे। एक सेंट्रल गवर्नमेंट है जो दिल्ली से बैठ के काम कर रही है। मान लीजिए चाइना में हमारे बॉर्डर पे कोई टेंशन तो अक्सर आए दिन देखिए करता ही रहता है, यहाँ टेंशन होती, पाकिस्तान के आसपास के एलओसी वाला इलाका है, यहाँ पे टेंशन होती। इन सब टेंशंस को अगर हम डायरेक्ट एक्शन लेते हैं, हमारी सेना कुछ एक्शन लेती है, तो उसमें सरकार को देखिए ये भी उसमें कंसर्न है कि इसमें डायरेक्ट ऑर्डर में भी बाधा आ सकती है, क्योंकि देखिए क्या होता है, जब इनके अपने रेगुलेशन, अपने नियम होंगे, तो पता नहीं कहाँ पे किस प्रकार की जो टेंशन है, उसमें अगर सरकार डायरेक्ट एक्शन ले तो एक्शन लेने में भी उसको एक प्रॉब्लम आ सकती है। इस वजह से इनको क्या नाम है, अनुसूचित 6 के अंदर डालने से सरकार बच रही है। अगर हम आगे देखें तो इसमें इनके ऊपर पूर्व में भी आरोप लग चुके हैं कि ये भाई साहब हमारा जो कटोरा छाप देश है, जिसका नाम है पाकिस्तान, हमारा पड़ोसी, वहाँ की एक डॉन मीडिया है जिन्होंने एक कॉन्फ्रेंस रखी थी जिसका नाम था ब्रीथ पाकिस्तान। वहाँ पर ये गए थे इस्लामाबाद में, और इस्लामाबाद में जाके आप इनके कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर रहे हैं। ये हमारे दुश्मन कंट्री है, ठीक है। 6 फरवरी को 2025 में ही गए थे। ये हमारा दुश्मन देश है, वो आतंकवादियों को पालता है, पूरे देश में, पूरे विश्व में जाता है, भीख मांगता है। भीख मांगने के बाद जो भी वहाँ से पैसा मिलता है, उन पैसों का ज़्यादातर हिस्सा वो आतंकवाद में इस्तेमाल करता है, और अपने लोगों के विकास में बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करता है। देखिए वहाँ के, आप जाके वहाँ के मीडिया चैनल को जाइए, वहाँ के यूट्यूब चैनल जो है सब में जाइए, देखिए, तो आपको वहाँ पे देखने समझने को मिलेगा, लोग खाने को तरस रहे हैं। वहाँ पेट्रोल, खाना, बिजली इतनी महंगी है, सरकार उस पर काम नहीं कर रही है। और ये इन्होंने जो पाकिस्तान का ब्रीथ पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस रख दिया, आपको लगता है ये सब इन लोग का एक फालतू एक प्रोपेगेंडा है जो दुनिया को दिखाने का सिर्फ एक काम करते हैं। आप उसमें चले गए, बल्कि उसमें आपको बिल्कुल भी जाना नहीं चाहिए था। आप लद्दाख का प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप लद्दाख में वहाँ का जो प्रकृति है उसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। आपका क्लाइमेट चेंज को लेके पूरा प्रोटेस्ट है, इसका मैं पूरी इज्जत करता हूँ। लेकिन क्लाइमेट चेंज का प्रोटेस्ट करते करते आप पाकिस्तान जाएं, वहाँ के क्लाइमेट के बारे में बात करने लग जाएं, तो ये अपने आप से कहीं ना कहीं नागवारा चीज़ है। अब हम अगर बात करें तो पाकिस्तान दुनिया का तीसरा सबसे प्रदूषित देश है। अब तीसरे पे है, मतलब पाकिस्तान कहीं तो टॉप में आता है, तो टॉप 3 में जब आते हैं तो आप देख सकते हैं कराची की देखिए है, इसमें जिसमें कूड़ा करकट ऐसे सड़कों पे पड़ा रहता है, लोग इसमें आग प्लास्टिक में लगा देते हैं, सब तरीके का काम करते हैं। अब यहाँ की जनता को पढ़ा लिखा होना चाहिए, उनकी सरकार का काम है, आपका काम नहीं है जाके वो कॉन्फ्रेंस का अटेंड करें, उसके बारे में आप बात करें। आप अपने देश में जो भी काम कर रहे हैं उसको आप करिए, उसका हम पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन उसको हिंसक रूप देने का बिल्कुल भी प्रयास मत करिए।
ऐसे ही पूर्व में ये और भड़काऊ भाषण दे चुके हैं। इन्होंने अपने क्लाइमेट प्रोटेस्ट को जस्टिफाई करने के लिए राम भगवान और सीता माता का एक कॉन्टेक्स्ट देके भी समझाया था, जिसमें सरकार पर इन्होंने आरोप लगाया था, जिसको मैं पढ़ूंगा तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो पढ़ने में बिल्कुल अच्छा भी नहीं है। पर इस तरीके के भड़काऊ बातें करते रहते हैं अपने क्लाइमेट चेंज के लिए। अब क्लाइमेट चेंज करना है तो आप शांतिपूर्ण ढंग से बात करिए। आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, पूर्व में भी आप ऐसे ही प्रोटेस्ट और भूख हड़ताल कर चुके हैं, लेकिन हिंसक झड़प कभी भी नहीं हुई। लद्दाख हमेशा शांतिप्रिय जगह हमेशा बना रहा। लेकिन ये जो हिंसा भड़क गई, ये अपने आप में बहुत गलत बात है। और जनजी प्रोटेस्ट आप कर रहे हो, नेपाल अपना एक संप्रभु राष्ट्र है, उसके अपने लोग हैं, वो वहाँ पे हिंसा भड़का रहे हैं, जो भी काम करें उनके देश का मैटर है। उनके देश के कॉन्टेक्स्ट को उठा के आपको ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए थी। जब आप क्या नाम हाई पावर कमेटी में आप एक हेड हैं, मतलब आप मेंबर हैं, मेन मेंबरों में से एक हैं, उसके बाद भी आपका इस तरीके से भूख हड़ताल पे बैठ जाना, भूख हड़ताल पे बैठने के बाद क्या नाम है नेपाल का कॉन्टेक्स्ट उठा लेना, उसके बाद इस तरह की हिंसा भड़क जाए फिर घर भाग जाना, ये कहीं से भी जायज़ नहीं है। हम आपसे भी कमेंट के माध्यम से पूछना चाहते हैं कि इसमें जो ये सोनम वांगचुक है, इनका रोल क्या है? क्या यह जो इनका रोल मतलब सही है ये, कि सरकार जो इनको गलत दर्शा रही है कि ये उस कॉन्टेक्स्ट में भी सही है? इसके साथ ही मैं वीडियो को समाप्त करता हूं। और हमारा चैनल विद्यालय ग्लोबल है, इसको प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक बटन बिल्कुल भी दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को हमारा इतना प्रेम देने के लिए और भी वीडियो को प्रेम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक बटन आप दबाएंगे तो इससे हमारी जो और भी वीडियो आपके पास आती रहेंगी। नमस्कारम।